जय हिंद बच्चों। आज हम आपके पास मिसलेनियस चैप्टर 1 के कुछ एग्जाम्पल के साथ हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है चैप्टर 1 मिसलेनियस का, उसमें आपके पास गिवन है तीन सेट्स ए बी एंड सी, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। जो आपको प्रूफ करना है वो है आपके पास b इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास मेनली तीन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ यूनियन, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट जो हम इसको प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को, उसका जो हमारा मेथडोलॉजी होगा, हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट b में लेके स्टार्ट करेंगे और फिर प्रूव करेंगे दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन c। Because any arbitrary element present in B is also present in C, that means B is a subset of C. Similarly, we start with any arbitrary element in C and then prove that it is also present in B. So that gives us result that C is a subset of B. B is a subset of C means all elements of B are present in C, and C is a subset of B, that means all elements of C are present in B. तो therefore B and C will be equal sets। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं with an element x belongs to B। अगर ये B में है तो by the definition of union x belongs to B union whatever, तो हमारे पास जो यूज के लिए है वो B union A है। This we can write down by the definition of union। अगर ये B यूनियन A में है तो दैट मीन्स ये C यूनियन A में भी होगा। C यूनियन A में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, सो इट कम्स फ्रॉम गिवन। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन आपके x के पास दो चॉइसेस हैं, या तो x C में होगा या फिर x A में होगा। इन दो चॉइसेस में से हम केस 1 लेते हैं। केस 1, अगर x C में है तो इससे ज्यादा हमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारा एम है x को C में प्रूव करना। सेकेंड केस में हम चलते हैं। अगर x हमारे पास सेकेंड केस जो है केस 2, दैट इज x बिलोंग्स टू A। हमने स्टार्ट किया है x बिलोंग्स टू B और हम यहां पर पहुंचे हैं x बिलोंग्स टू A। So x is a common element in B and A, that means x must be in the intersection of A and B. This is by the definition of intersection. Now we can conclude that x is an element of A intersection C. A intersection B आपका A intersection C के इक्वल है, तो ये भी चीज आपके पास गिवन से आ रही है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ C। इसमें हमारे लिए काम का क्या है? A का तो एलिमेंट था ही, नया क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ C। तो दोनों ही केसेस में हमने ये कंक्लूड किया कि x बिलोंग्स टू C। तो हमने स्टार्ट किया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B gives us x belongs to C। Whenever x is an element of B, x is also an element of C. Therefore, B is a subset of C. Take it as at equation number 1. Expression number 1. Now, let us do the same thing with C. So, we start with let y is an element of C. If y is an element of C, then by the definition of union y must belongs to C union anything. So C union A here, क्योंकि हमारे पास given में C union A है, this thing is by the definition of union. Now we can write it down as y belongs to C union A is equals to B union A. So C union B की जगह हम यहाँ पर B union A लिख सकते हैं और ये रिप्लेसमेंट हमारा गिवन से आया। फिर से हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ये रिजल्ट है कि y या तो B का एलिमेंट होगा या फिर y
A का एलिमेंट होगा। अगर y B का एलिमेंट हुआ तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं है। केस 2, अगर y A का एलिमेंट हुआ तो हमें फर्दर प्रोसीड करने की आवश्यकता है। सो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू C है एंड y बिलोंग्स टू A है, तो वी कैन कंक्लूड दैट y बिलोंग्स टू A intersection C because it is common element. So it is this is by the definition of intersection. Now this gives us y belongs to A intersection B because it is given to us that A intersection C is equals to A intersection B. Now this gives you y belongs to A and y belongs to B. इसमें हमारे काम का क्या है? इसमें हमारे काम का है y belongs to B. So we have y belongs to B. In both cases we have y belongs to B. We have started from y belongs to C and we have reached at y belongs to B. That means y belongs to C. Whenever y is an element of C, it implies y is also an element of B, and that implies C is a subset of B. This is expression number 2. First expression says B is subset of C, and second expression says C is subset of B. That means all elements of B are present in C and all elements of C are present in B. So from A and 1 and 2 we can conclude B equals to C, hence proved. So let us consider next question, that is fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि A is a subset of B, A minus B equals to null set and A intersect A union B equals to B, A intersection B equals to A. ये चार कंडीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, ये प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों, हमें इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है A is a subset of B, उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है कि A B का सबसेट कब होता है, जब A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हो तब A B का सबसेट होता है। हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is elements of A which are not in B, elements of A which are not in B. इस डेफिनेशन का यूज होगा, यूनियन का यूज होगा। A union B contains all the elements which are present either in A or in B. A intersection B contains elements which are common in set A and set B. That means that must be present in set A as well as in set B. तो हमारे पास इन चार डेफिनेशंस को यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है A minus B equals to 5. 5 means null set. So A minus B equals to null set. That means there is no element in A which is not in B, because A minus B represents the elements of set A which are not in B. अगर ये empty set है मतलब A के पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि B में नहीं है। एंड इसका ही जो दूसरा स्टेटमेंट दूसरे तरीके से इसे हम लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, सेट ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ये इसका दूसरा फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद हैं तो that means A is a subset of B by the definition of subset. So you can see second part से भी हम first condition के ऊपर पहुंच गए। Now अब third part की बारी है। थर्ड पार्ट में हमारे पास given है A union B is equals to B. So let us begin with any arbitrary element in A. So हमने start किया let X is an element of A. So this gives us X is an element of A union B. This is by the definition of union. Union की definition से ये आपको मिलता है कि A union B में A का हर एक एलिमेंट मौजूद हो, and this gives you X belongs to B.
Why? Why it is given to us that A यूनिट B is equals to B, तो हम A यूनिट B में जो भी एलिमेंट मौजूद है वो B में जरूर मौजूद होगा. So it is by given or by this statement. So we have started with X is an element of A and reached X belongs to B. तो conclusion हमारा क्या आएगा? For all X belongs to A, we have X belongs to B. Therefore, A is a subset of B. Again, हमारा first part आ गया. अब आइए next part हमारा क्या है? Fourth part. इसमें हम अब यहाँ से start करते हैं. हमारे पास है A intersection B is equals to A. फिर से हम start करते हैं. Let X is an element of A. So, from given X is also an element of A intersection B, because it is given to us that A is equals to A intersection B. Now, by the definition of intersection, X belongs to A and X belongs to B. This is by the definition of intersection. ये intersection की definition से है. So, what is the conclusion? So, this gives us whenever X belongs to A, X also belongs to B. So that gives us that every element of set A is in B. So what is the conclusion? A is a subset of B. So you can see that in all these three results we have reached to the result first. Therefore, this proves that the four conditions are equivalent. Next question में हमारे पास given है PA equals to PB and A equals to B. यहाँ नेचुरली आप लोग सभी जानते होंगे कि पावर सेट ऑफ A का क्या मतलब है. The set containing all the subsets of A is called power set of A. The set containing all the subsets of B is power set of B. तो हमारे पावर पास गिवन है power set of A equals to power set of B and we have to prove that A equals to B. So we start in the same fashion जैसे कि हमारा पुराना concept रहा है. We start with any arbitrary element in A and prove that that is also present in B, and reverse any arbitrary element in B and that is also present in A. So we conclude that A is a subset of B and B is a subset of A and therefore A equals to B. So let us begin. Let X is any arbitrary element of A, then the set containing X is a subset of A naturally. So because PA contains all the subsets of set A, therefore the set containing X will be an element of power set of A, and this comes by the definition of subset. The power set of A, this comes by definition of power set. You can recall and you can go and revise. So this gives you the set containing X belongs to power set of B, and because power set of A equals to power set of B, therefore power set of A is replaced by power set of B, and this comes from given. Now you can see this, the set containing X is a subset of B because this is an element of power set of B, that means it must be a subset of power set of B. उसको power B का subset होना ही पड़ेगा, and इसका मतलब है कि इस सेट के सारे elements B में मौजूद हैं. तो this gives you X is an element of B. So हमने start किया था X is an element of A और हम conclude कर रहे हैं X is an element of B. तो therefore X belongs to A implies X belongs to B, and this gives you A is a subset of B. This is our first statement. Now let us begin in the same fashion that Y belongs to B. So the set containing Y will be a subset of B, and therefore the set containing Y will be an element of power set of B. Because power set of B is equals to power set of A, so we can write down here this
is an element of power set of A. This gives you the set containing Y is a subset of A, and that finally gives you Y is an element of A. So we have started with Y belongs to B and we have reached Y belongs to A. So what is the conclusion? Therefore, this implies B is a subset of A. This is our second statement. First statement, A is a subset of B. Second statement, B is a subset of A. So combining these two statements from A1 and 2, you can conclude that A equals to B. So from statement 1 and statement 2, A equals to B. And this is what we need to prove, hence proved. So let us go for the next question. Next question हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है. 8 का A पार्ट हमारे पास है A equals to A intersection B union A minus B. तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is elements of A which are not in B, and B complement also contains the element which are not in B. So you can say that A minus B can be written as A intersection B complement. Another thing is कि आप B यूनियन B complement किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हो तो आपका यूनिवर्सल सेट आता है. नेक्स्ट थिंग इज आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हो तो वही सेट आता है. ये तीन कॉन्सेप्ट के आधार पे, इन तीन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे. सो वी बिगिन विद RHS. सो व्हाट इज देयर इन RHS? RHS contains A intersection B union A minus B. Now A minus B can be written as A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. हमें पता है कि इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स करके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं B A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अगर यहाँ आप इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस स्टेप पे जाएंगे. नाउ यू कैन से दैट B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज universal sets, so it is A intersection universal set, and that gives you set A, and that is equals to LHS and proved. So the first part is done. Now let us move for the second part. तो हम लोग सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं A union B minus A equals to A union B हमें प्रूफ करना है. So let us begin with LHS. LHS is A union B minus A. As हमने ये सीखा है कि A minus B is A intersection B complement, तो हम B minus A को भी लिख सकते हैं B intersection A complement. Now इसे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पर A union B whole intersection A union A complement. किसी भी सेट का यूनियन उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ करने पे आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है. यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आपका रिजल्ट आता है. सो यू आर गोइंग टू गेट A यूनियन B, दैट इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 15 सेलेक्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जो रिलेशन है सेट्स का उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 60 पीपल का सर्वे किया है, 60 लोगों का सर्वे किया है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हमने 60 लिया है. और उसमें से कहा गया है कि 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर I पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो H और T दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो T और I दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो H और I ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 3 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो तीनों तरह के न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं. अब क्वेश्चन में इतनी चीजें देने के बाद उन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, एंड सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर
रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो बच्चों यहाँ पर वर्ड्स का जो यहाँ पर तो लास्ट में वन न्यूज़पेपर ही है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ एटलिस्ट है, यहाँ एग्जैक्टली है। एटलिस्ट मतलब कम से कम वन, मतलब वन या वन से ज्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हमें सभी तरह के न्यूज़पेपर रीडर्स का नाम देना होगा, जबकि सेकेंड केस में हमें एग्जैक्टली जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वैसे लोगों का नाम देना होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने लिखा कि H जो है दैट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर H, T द सेट ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर T, एंड I द सेट ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर I। जब भी हम वेन डायग्राम का स्टार्टिंग करते हैं तो जो सबसे कॉमन पार्ट है वहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इज 3। तो हम तीनों के कॉमन पार्ट से स्टार्ट करेंगे यहां से। दूसरा, अब हम दो के पार्ट्स पे कॉमन पार्ट्स पे जाएंगे। तो H इंटरसेक्शन T हमारे पास 11 है। H इंटरसेक्शन T ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में 11 एलिमेंट्स आएंगे और उसमें से 3 यहाँ आ गए हैं। तो 11 में से 3 माइनस करके बचे हुए 8 यहाँ पर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका T इंटरसेक्शन I इज 8। T और I इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 8 हैं और 8 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, तो बचे हुए 5 यहाँ पर इस रीजन में आएंगे। नेक्स्ट है आपका H इंटरसेक्शन I, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। H और I में कॉमन एलिमेंट्स इस एरिया में आएगा, उसमें से 3 लिखा जा चुका है, टोटल 9 है, तो बचा हुआ 6 यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम चलते हैं NH पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H सेट H इज 25। 25 में से ये H का पूरा रीजन है। 25 में से 9 प्लस 8 17 यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, तो यहाँ इस बचे हुए एरिया में 8 आएगा। T में न्यूज़पेपर T को पढ़ने वाले 26 लोग हैं। उन 26 में से 5 3 8 और 8 16 लोगों को यहाँ पर लिखा जा चुका है, तो 26 में से 10 बचे हुए लोग इस एरिया में हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग न्यूज़पेपर I इज 26। I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 26 हैं, मतलब इस पूरे एरिया में 26 लोग होने चाहिए, जिसमें से कि 6 यहाँ 3 यहाँ और 5 यहाँ, मतलब 14 लोग यहाँ पर हैं, तो 26 में से बचे हुए 12 लोग यहाँ पे होंगे, तब ये टोटल एरिया में 26 पीपल होंगे। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें। तो फर्स्ट पार्ट आप डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सेकंड को भी डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम आपको मदद करेगा। तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि या तो हिंदुस्तान या H या T या I, इन तीन में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो बाय द फॉर्मूला वी आर गेटिंग NH प्लस NT प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I T माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो दिस इज 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस H इंटरसेक्शन T में आपके पास 11, H इंटरसेक्शन I में 9 और इधर 8 एलिमेंट्स हैं और इधर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। इनको अगर आप सम अप करें तो दिस इज 77 एंड दिस इज माइनस 28 प्लस 3, so it is finally minus 25, 77 minus 25 it is 52। और वेन डायग्राम से अगर आप इसे ऑब्टेन करना चाहें तो आप देख सकते हैं 10 प्लस 8 प्लस 8, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 is 44, 44 प्लस 5 49 प्लस 3 52। तो वेन डायग्राम से भी आप इसे ऑब्टेन कर सकते थे, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 52 हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोग डायरेक्टली वेन डायग्राम से देंगे। नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज इक्वल्स टू, जो एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं वो ये एरिया वाले हैं, दैट इज 8
plus 10 plus 12. So 30 people are like that who are reading exactly one newspaper, and out of 60, 8 people are who are not reading any newspaper. थैंक यू सो मच बच्चों. जो भी डाउट होता है आपका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज के साथ. थैंक यू सो मच.